ट्रंप का संबोधन होगा तो दुनिया क्या सुनेगी? ग्राउंड ऑपरेशन या फिर अब सरेंडर की है बारी? ट्रंप अब मैदान में भी डटेंगे या मैदान से हटेंगे? आज दुनिया यही जानना चाहती है। इसके जवाब हमारे पास हैं। अगर आप ध्यान से अड़ी देखेंगे, जो इंफॉर्मेशंस और इनपुट हम आपके सामने रखने वाले हैं उनको आप देख रहे होंगे और आप तस्वीर में वो तमाम डॉट्स मिलाएंगे तो अपने आप वो अक्स उभरने लगेगा जो आप देखना चाहते हैं। क्या होने वाला है? दुनिया यही समझना चाहती है। क्या आगे और ज्यादा दुश्वारियां कर रही हैं इंतजार, या अब हो जाएगी नैया पार? जरा ये खबर देखिए। ईरान ने जारी किया 89वीं वेव का वीडियो। यूएस इजरायली ठिकाने पर दागी गई मिसाइलें। 89वीं वेव में ईरान ने दागी 100 मिसाइलें, ड्रोन और 200 रॉकेट। इससे ईरान का हमला यूएस सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स के ठिकानों को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें। और ये 89वीं लहर है। 89। क्या इजराइल और अमेरिका ने यह सोचा होगा कि 89th वेव भी उनको देखने को मिलेगी? उन्होंने जिस तरीके से लीडरशिप को पहले 24 घंटे के अंदर टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया था, उससे उनको यह लग रहा होगा, जाहिर है कि 4-5 दिन बमुश्किल एक हफ्ता और सब कुछ वैसा जैसा ईरान, जैसा इजराइल और अमेरिका चाह रहे थे। लेकिन न सिर्फ वैसा नहीं हो रहा है बल्कि हर दिन सरप्राइज है, एक से बढ़कर दूसरा सरप्राइज। और अब ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहां उनको बने रहना चाहिए या किसी भी सूरत में अब अभी तक किया हुआ जो भी काम है उसी को अपना एंड गेम बताकर, एंड गोल बताकर उनको निकलना चाहिए। ये देखिए जरा 89वीं लहर। ये है मिसाइलों का एक और स्पेल, एक और फेज। जरा इस गड़गड़ाहट को, इस आवाज को सुनिए। जब मिसाइलें गरजती हैं तो उस जगह पर किस तरीके की हलचल होती है और वहां जहां जाकर ये निशाना बनाती हैं वहां क्या हाल होता है, जरा इसको देख लीजिए। हालांकि ये IRGC की तरफ से जारी की गई तस्वीरें हैं। जाहिर है इसमें हर एक चीज उस तरीके से पोर्ट्रे की गई है जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। जरा फुल फ्रेम इन तस्वीरों को सुनिए और कुछ एक सेकंड्स के लिए आप ये आवाजें सुनिए, उसके बाद आगे आपको लेकर चलता हूं। और अब अगली खबर देखिए जरा। ईरान के हमले से तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलों ने कई इमारतें तबाह कर दी। तेल अवीव में हर तरफ मलबे का अंबार है। सैनिकों के ठिकानों को ईरान ने तबाह किया। यहां इस तबाही को आप बहुत क्लियर कट इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। ईरान के हमले से तेल अवीव में भीषण तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलों ने कई इमारतें तबाह कर दी हैं। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। सैनिकों के ठिकानों को ईरान ने पॉइंट करके मिसाइलें फायर की गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अब अगली खबर, ईरान की हमजा फोर्स का वीडियो। हमजा फोर्स की सैन्य तैनाती का वीडियो सामने आया। हमजा फोर्स के डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि ईरान भी इस बात को अब इमिनेंट समझ रहा है कि कभी भी अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकते हैं। और वो ग्राउंड कंपोनेंट जिसका जिक्र किया था नेतन्याहू ने अपने स्पीच में, और उन्होंने कहा था ग्राउंड कंपोनेंट इज एसेंशियल, उस बात को ईरान भी समझ रहा है कि शायद आप दुश्मन की तरफ से जो चाल चली जाएगी उसमें ग्राउंड कंपोनेंट या ग्राउंड ऑपरेशंस उसका अहम हिस्सा होंगे। मतलब ये कि इजराइल या अमेरिकी सैनिक उस जगह पर होंगे जिसे ईरान की सरजमीन कहा जाता है। ईरान ने जारी किया हमजा फोर्स का वीडियो। जंग के लिए पूरी तरह तैयार हमजा फोर्स। ये कहा गया कि हमजा फोर्स हर तरह की मुश्किल परिस्थितियों से निपटना जानती है और हमजा फोर्स पूरी तरह से तैयार है। और इसी तरह की ताकत के बूते ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की हिमाकत की गई अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को, इजराइल को। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। हमजा फोर्स की तस्वीरें डिप्लॉयमेंट की आपको मैंने दिखाई और ईरान के ड्रोन अटैक का वीडियो। अमेरिकी सैन्य विमानों को निशाना बनाया। यहां देखिए जरा ईरान का ड्रोन अटैक किस तरीके से हुआ, अमेरिकी सैन्य विमानों को किस तरीके से निशाना बनाया गया, अमेरिकी अवैक्स को टारगेट किया गया, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन भी आज की लड़ाई में सबसे कारगर और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हथियारों के तौर पर जो वॉर मशीन आपको दिखाई देती है वो है ड्रोन। और यहां ड्रोन देखिए किस तरीके से बड़े बड़े फाइटर जेट्स और बड़े बड़े अवैक्स के लिए, बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ड्रोन ने पिछले करीब 5 सालों में पूरे
वॉर लैंडस्केप को बदल दिया है और एक बार फिर से उसी को प्रमाणित करती, उसी को दिखाती, उसी पर स्टैंप लगाती है तस्वीरें आपके सामने। वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम हो अवैक्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, या फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हो जो इस तरीके के किसी भी प्रोजेक्टाइल, किसी भी उड़ती हुई चीज जो आकर कहीं हमला करती है उससे निपटने वाले सिस्टम्स हो, या फाइटर जेट्स हो। फाइटर जेट्स आप जानते हैं हजारों हजार करोड़ की कीमत फाइटर जेट्स की होती है। एक फाइटर पायलट को ट्रेन करने में बहुत सारे रिसोर्सेस लगाने होते हैं और इधर एक ड्रोन जाता है और काल बनकर खड़ा हो जाता है इन तमाम मशीनों के समक्ष और इन तमाम खतरनाक मानी जाने वाली वॉर मशीनरी को एक तरीके से बौना बनाने का काम करने वाला ये जो ड्रोन सिस्टम है, ये अब आप देख रहे हैं हर जगह ये अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। हर जगह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया और यूक्रेन वाले मामले में भी ड्रोन्स ने किस तरीके से पूरे मामले को बदला वो आपने देखा और यहां 72 घंटों से तेल अवीव में नॉन स्टॉप धमाके हो रहे हैं। इजराइल में भारी तबाही तेल अवीव और आसपास हुई है। ईरान के सिविलियन एरिया पर जब मिसाइल हमले हुए तो वो हमने आपको दिखाया और यहां पर देखिए इजराइल के इन इलाकों को जब निशाना बनाया जा रहा है। रिहायशी इलाके में हमले से दहशत का माहौल है। हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। यहां आप देख रहे हैं किस तरीके से हमले हुए हैं। तेल अवीव में हुए हमले, वहां कई जगहों पर मलबे का अंबार और कई जगहों पर रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। तो और रिहायशी इमारतों को यह कहते हुए निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से कि इन तमाम जगहों पर इजराइल के सैनिक रह रहे हैं और इसीलिए हमने इन सिविलियन ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इलाके में हमले से जाहिर है दहशत है। यहाँ वही तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। देखिए जरा कितना भयानक धमाका है ये। और ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सिविलियंस रहते हैं, ये कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है। सेंट्रल इजराइल में कुछ ही देर पहले ईरान का बड़ा हमला हुआ है। सेंट्रल इजराइल में किस तरह का हमला हुआ है ये है, देखिए इजराइल का मध्य वाला हिस्सा। ईरान ने रिहायशी इलाकों को यहां भी टारगेट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से कई घरों में तबाही हुई है और उसके निशान यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। मिसाइलों ने कई जगहों पर जब रिहायशी जगहों को निशाना बनाया है तो वहां आप देख रहे हैं आसपास न सिर्फ इमारत मलबे में बदली हुई दिखाई दे रही है, लोग वहां पोह में और चिंता में दिखाई दे रहे हैं। वहां रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और ये गाड़ियों के जो परखचे उड़े हुए हैं वो भी ये बताने के लिए काफी कि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। और अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अमेरिकी बेस पर हमले का हैरान करने वाला वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक, कंक्रीट बेस पर गिरी ईरानी मिसाइल। अमेरिकी सैनिकों ने बनाया हमले का वीडियो, यहां देखिए जरा। ये एक कंक्रीट बेस है जिस पर यह मिसाइल जाकर गिरी है। अमेरिकी बेस है और उस पर हमले का यह हैरान करने वाला वीडियो है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है और जाहिर है कंक्रीट बेस है। इसका मतलब यह है कि यहां एक तरीके से इसको फोर्टिफाई करके इस जगह को ऐसा बनाया गया था जो बंकर नुमा हो और इस तरह के हमलों से सुरक्षित हो, लेकिन उस जगह पर कंक्रीट को जाकर किस तरीके से ध्वस्त किया है इस मिसाइल हमले ने, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी सैनिकों ने हमले का वीडियो बनाया है और अब ये वीडियो आपके सामने। और अगली तस्वीर जो अभी अभी आ रही है, इस वक्त की तस्वीर, अभी की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ईरानी नेवी चीफ के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी है। ईरानी नेवल चीफ के जनाजे में भारी भीड़। और आपने देखा वो खामनेई के संदर्भ में मातम पुरसी के लिए जुटे हुए लोग हों, वहां पर वो लोग हों जो अली लारिजानी को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हुए थे, वो तमाम लोग जो अपने इन चेहरों को नेशनल हीरोज के तौर पर देखते हैं, वो इस समय बेशक आज से करीब 1.5-2 महीने पहले ये लोग मौजूदा मशीनरी और मौजूदा सरकार और मौजूदा तंत्र के खिलाफ रहे हों, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इनके अंदर एक सामूहिक भावना है एकजुटता की, और वो इन तमाम चेहरों के लिए कितने गमजदा हैं जो उनके मुताबिक उनके हीरोज थे और जिनको इस लड़ाई में हलाक कर दिया गया। एक बार फिर आप देख रहे हैं उनके नेवल चीफ के लिए उनकी सॉलिडेरिटी। ईरान के लोग अपने नेवल चीफ की सॉलिडेरिटी में उमड़े हुए, उनके जनाजे में उमड़े हुए। कितनी भारी भीड़ यहां पर आपको दिखाई दे रही है उसको देखिए जरा। इजरायली हमले में मारे गए थे नेवी चीफ अली रेजा तंगसीरी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी हुई है।
और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं, जहां पर तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब इस समय वो टाइम आ गया है ईरान में जहां वो लोग जो वहां के सिस्टम, सरकार, तंत्र के खिलाफ थे, वो भी दे आर ऑल्सो रैलिंग अराउंड ईरान फ्लैग। और ये बात यहां पर दिखाई दे रही है। पीके श्रीवास्तव, जनरल एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव और जनरल के सिन्हा हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार साहब, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो जरा ये समझना चाहता हूं कि ये जो एकजुटता है किसी भी तरह के मिसाइल के स्पेल, वो बेशक आज अब कल 90 मिसाइल स्पेल हो चुके होंगे जब इस वक्त हम बात कर रहे होंगे, क्या ये ईरान के लोगों की एकजुटता ये अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा सरप्राइज है? क्योंकि यहीं पर यह दिखाई दे रहा था कि बहुत सारे लोग सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और तमाम के तमाम प्रोविंसेस में विरोध की लहर और विरोध की आग दिखाई दे रही थी इस युद्ध के पहले। और यहां यह देखा जा रहा है कि इन लोगों के लिए जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, लगता है कि वो विरोध कभी था ही नहीं। इसके जरा मायने सबसे पहले समझना चाहता हूं। अशोक सज्जनहार सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ये क्या सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए? जी, बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, ये एक चिंता है, बड़ी चिंता है। मैं कहूंगा सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं, देखिए, ये तो इजराइल ने और अमेरिका ने ये सोचा था, जो जब हम वहां पर हमला करेंगे और उनकी जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर है, उनको खत्म कर दिया, उनका जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको खत्म कर दिया। उनकी उम्मीद ये थी, जो ये वाले सब लोग हजारों की तादाद में जो जनवरी के महीने में सड़कों पर उतर आए थे अपनी सरकार के विरुद्ध, वो फिर उतर आएंगे और अपनी सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे। और यही बात होगी महिलाओं की, जो कि मासा अमीनी के समय 2022 में जब वो सड़कों पर आ गई थी, उन्होंने अपने रूसरी हिजाब वगैरह को उतार कर फेंक दिया था, जला दिया था, परंतु ये नहीं हुआ। परंतु सबसे बड़ी चिंता तो अब अमेरिका और इजराइल के लिए यही है, जो ईरान ने कैसे वहां पर बिल्कुल मोर्चा ऐसे संभाल लिया है। ये समझा जा रहा था जो उनके मिसाइल, ड्रोन, जो आर्सेनल है, उनको एकदम नष्ट कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल ठहर नहीं पाएंगे। अशोक सज्जनहार सर, एक और बात लोगों के दिमाग में आती है। आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि एक तो उनके असलहे, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फैक्ट्रीज जो हैं नॉन स्टॉप 24/7 काम कर रही हैं और लगातार प्रोडक्शन चल रहा है, उनके पास कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरे, वहां के लोगों का गुस्सा तंत्र के खिलाफ जो बहुत एविडेंट था, वो एकदम गायब दिखाई दे रहा है। ये जो बात है प्रोफेसर राजन, ये क्यों, क्या वाकई बाहरी ताकतें थीं वो जो उस तरीके के रेजेंटमेंट को दिखाने के लिए वहां पहुंची थी, उभारने के लिए पहुंची थी, और वो ताकतें अब वहां नहीं है, इसलिए वो रेजेंटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है? या क्योंकि ये हमले हुए हैं, उनके तमाम टॉप के लोग जो थे उनको मार दिया गया है, और इस बात से नाराज लोग जो पहले तंत्र से नाराज थे, अब वो अमेरिका और इजराइल से नाराज हैं और अपने देश का जो उनका गुस्सा था वो काफूर हो चुका है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो वहाँ पे जो पहले जो गुस्सा था वो अमेरिका को, ये सच है कि देखिए वहाँ पे काफ़ी लोग ईरान के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसमें कोई शक नहीं है कि जो वहाँ की जो शासन है वो काफ़ी वहाँ पे एक तरह से पॉपुलर नहीं बोला जा सकता, उसके विरोध में काफ़ी लोग थे। लेकिन जब से अमेरिका का हमला शुरू हुआ है, तब से वहाँ पे एक तरह से यूनिटी आ गई है। लोगों को लग रहा है कि ये तो जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो इजराइल के कहने पे हो रहा है। तो वैसे में वो लोग भी जो कि शासन में विरोध कर रहे थे, वो भी अभी मिलके अमेरिका के जो आक्रमण है उसके विरोध में आ गए। तो एक तरह से जो राष्ट्रवाद की भावना है वो काफी वहां पे। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर होर्मुज को खुलवा दें, मान लीजिए आप खर्ग को कब्जे में ले लें, मान लीजिए आप तमाम तर चीजें कर दें, लेकिन अगर आप रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे तो किस मुंह से दुनिया को बताएंगे कि जो हम लेकर गए थे अपने लिए, जो टारगेट लेकर गए थे, हम उसको बगैर पूरा किए वापस लौट रहे हैं? अगर उससे कम किसी भी सूरत में यू टर्न लेना पड़ता है अमेरिका को, तो वर्ल्ड ओवर कैसे जस्टिफाई करेगा? डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में अपने ऑडियंस को क्या बताएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिकी टेक कंपनी पर ईरानी हमले का काउंटडाउन, ये खबर देखिए जरा। अब से कुछ ही घंटे में ईरान कर सकता है टेक कंपनी पर हमले। अमेरिकी कंपनियों को लेकर IRGC की बड़ी वार्निंग। मिडिल ईस्ट में 18 अमेरिकी लिंक्ड कंपनियों को टारगेट किया जाएगा। कर्मचारियों को दफ्तर छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मतलब तमाम अमेरिकी कंपनियां, बड़े बड़े नाम जिनको आप वर्ल्ड ओवर सुनते हैं कि उनका डोमिनेंस है, उनके बारे में यह कह दिया गया है, मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से निकलो, और अगर यहां से तुम्हारे लोग नहीं हटते हैं तो फिर वो जिम्मेदार होंगे अगर उन्होंने वक्त रहते इवैक्यूएट नहीं किया तो। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होने वाला है, दूसरी तरफ ये इवैक्यूएशन के बारे में वार्निंग जारी कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में उन तमाम जगहों को अब असुरक्षित बताया जा रहा है, वल्नरेबल बताया जा रहा है, जहां पर अमेरिकी निशान किसी भी तरीके के मौजूद हैं। और यहां आप देख रहे हैं
कि जिस तरीके से नेवल चीफ को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जनाजे में भीड़ उमड़ी हुई है, मतलब वहां यूनिटी ऐसी हो गई है लोगों के बीच में जो इसके पहले शायद ही ईरान में कभी रही हो। ये हालात और अमेरिका के सामने मौजूद विकल्प। पीके श्रीवास्तव सर। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पर आने के लिए। सबसे ज़्यादा वॉर को एनालाइज करके आप ही दिखाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे पैनलिस्ट कह चुके हैं, पीट हेग्सेथ ये कहते थे कि वी बॉम्ब टू नेगोशिएट। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, दे हैव बॉम्ब टू यूनाइट ईरान। उल्टा असर पड़ा है। और जो आप बात कर रहे हैं, अब ऐसा माहौल बन गया है कि ईरान की धमकियों का ज़्यादा असर पड़ रहा है देन अमेरिका की धमकियों का। आप कह रहे हैं अमेरिका की बातों को, जैसे अमेरिका ने कहा था जब तक टोटल सरेंडर नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी। टोटल सरेंडर नहीं हुआ। ट्रंप ने कहना शुरू किया कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। अब कहते हैं हम हॉर्मुज से निकल जाएंगे, जिसको तेल चाहिए वो आके लड़ाई लड़े। आप बताइए, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कराया, एज सुपर पावर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। खाड़ी के देशों को देखिए, खाड़ी के देश अब ज़ेलेंस्की से मदद लेने को तैयार बैठे हैं। ज़ेलेंस्की खाड़ी देशों की अब यात्रा करके जा चुके हैं। वो कह रहे हैं मैं ड्रोन से आपको बचाने की क्षमता मेरे पास है। अब इसका अगर ये युद्ध खत्म होता है तो ट्रंप के पास या यूएसए के पास उनकी प्रतिष्ठा में चोट लगी कि नहीं लगी? और इस युद्ध में ईरान की प्रतिष्ठा बढ़ी है, कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने इंड्योरेंस दिखाई है। और इंड्योरेंस जो बार बार आपने कहा कि इनकी 95% सारी क्षमता खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने खुद का 89th वेव ऑफ मिसाइल्स चली। इसका मतलब मिसाइल चलाने की भी क्षमता है, लॉन्चर्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं और ड्रोन्स भी हैं। तो कहां से अनवरत सप्लाई आ रही है? कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्शन हो ही रहा है। और जहां तक सवाल है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उनका तो इतनी फ्लाउटिंग हुई है इस पूरे युद्ध में। सर, मुझे तो एक चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। अगर यह माना जाए कि इजराइल के खींचने पर ही अमेरिका इस युद्ध में आया है, जो कि बहुत सारे लोगों का इंटरप्रिटेशन है हालात को, और अगर इजराइल ये चाहता है कि वहां रिजीम चेंज होना चाहिए, और यहां जिस तरीके की सॉलिडेरिटी मैं देख रहा हूं उनके लीडर्स के लिए इकट्ठी हो गई है, कोई वहां विरोध में एक आदमी नहीं है जो इस समय प्लेकार्ड्स लेकर या सड़कों पर दिखाई दे रहा और ये कह रहा हो कि हमको ईरान में ये लोग नहीं चाहिए। अगर ये हालात हो गए हैं तो इजराइल का अगर वो एंड गोल पूरा नहीं होगा, क्या वो इस लड़ाई को रुकने देगा? अगर नहीं रुकने देगा तो क्या अमेरिका को वो निकलने देगा? अगर अमेरिका को नहीं निकलने देगा तो ये लड़ाई कितनी लंबी खींचने वाली है? प्रोवाइडेड IRGC ये कह रही है कि 6 महीने तक तो हम बड़े आराम से लड़ लेंगे। IRGC की धमकियों पर अमेरिका का बड़ा जवाब। यह खबर देखिए, अमेरिकी कंपनियों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं हम। ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा। मिसाइल ड्रोन हमलों में 90% गिरावट का दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में 2000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां एक्टिव हैं और उनका बहुत बड़ा स्टेक है मिडिल ईस्ट में। मतलब ये एक तरफ तो ये कि आप देख रहे हैं कि मिसाइल और ड्रोन अगर 90% खत्म हो गए होते तो कम से कम ये तस्वीरें दिखा रही होती मिडिल ईस्ट में तमाम जगह हो या खासतौर से इजराइल में। आपको ये बताने के लिए काफी कि ईरान के पास पर्याप्त असलहा मौजूद है, और ये बताने के लिए भी कि वो बहुत प्रिसीजन के साथ हमले कर रहे हैं। अब अगर ऐसे में अमेरिका ये कह रहा है तो केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए कह रहा है, या वाकई उसके पास ऐसी शील्ड है कि ईरान बेशक इन कंपनियों को टारगेट करे जो अमेरिका की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए नाम हैं, बड़े बड़े नाम, क्या वाकई उनको बचा लिया जाएगा? क्या वहां पर लोग काम करते रहेंगे? क्या उनको इवैक्यूएट नहीं कराया गया? अरे अपने बेसिस को जब आपको छोड़ना पड़ गया, आपके मिलिट्री के लोग बेसिस से हटाए गए, तो क्या कंपनियां चलती रहेंगी? वहां पर आपके लोग काम करते रहेंगे और वाकई क्या उनको आप बचा ले जाएंगे? ये एग्जेजरेशन है जो वॉर टाइम में चाहिए होता है अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए, या इसमें दम भी है? जनरल सिन्हा, आपका टेक। जय हिंद दिनेश जी, आपके दर्शकों को भी मेरा जय हिंद। देखिए, सवाल आपका बड़ा तीखा और बहुत पैना है। आपने पूछा है कि क्या ईरान के पास ऐसी शक्ति आ गई है कि वो इन चीजों को करता रहे और 6 महीने चले। मेरा आकलन तो यही कहता है। देखिए, ये जब आप एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, आपको ऐसा नहीं कि आपका रिट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली जिस तरह से पागलपने की तरह 7000 टारगेट में जा करके आप सिविलियन को मारते हैं या ये करते हैं। देखिए, एयर वॉरफेयर का, जिसमें हम जिसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का, जो आप देखा कि आप एयर पावर से डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, उसका एक लिमिटेशन होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। पहले आपने देखा 28 तारीख को बड़ा स्पेक्टेकुलर उनकी विक्ट्री हुई थी, जब उन्होंने उनके सुप्रीम कमांडर को मार दिया, 45 लोगों को निकाल दिया, पर उन्होंने कहा दिया कि रिजीम चेंज कर दिया, हमने अपने आप डंका पीट दिए। मगर आप देखिए,
1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, 5वें वीक में यह लड़ाई चल रही है। आज डिसाइड कर देगा, 10 बजे देखिएगा, यदि इनकी रिट्रीब्यूशन आती है 18 कंपनियों के ऊपर में, ईरान चाहता है लंबा खींचे, और उसकी बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है, चाइना की बैकिंग है, इनके पास बैकिंग है, ये लेके चलिए। आज ही ये कहा जा रहा है चेचन रेबल्स भी आ रहे हैं यहाँ पर, इंडक्ट हो जाएंगे यदि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस का। ग्राउंड ऑपरेशन डिसाइसिव फैक्टर होता है, और ग्राउंड ऑपरेशंस यदि आप कर ले कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के 1-2 द्वीप को पकड़ ले, खर्ग को पकड़ ले, दैट इज नॉट द ग्राउंड एक्शन। आप कहें कि हम एयरबॉर्न ऑपरेशंस जो 82 एयरबॉर्न डिवीजन से, या हम एक्सपेडिशनरी फोर्सेस से एम्फीबियस लैंडिंग, दैट इज नॉट द ग्राउंड ऑपरेशन, दैट इज बिगिनिंग ऑफ ग्राउंड ऑपरेशन। ग्राउंड ऑपरेशंस के लिंक अप आपको फोर्सेस चाहिए, जो कि अमेरिका के पास कैपेबिलिटी नहीं। तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, कि मतलब फिर ये चाह कर भी अपने आप को ये खर्ग तक लिमिटेड नहीं रख पाएंगे। ये ऐसा नहीं कर पाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर और वहां पर काबिज होकर वहां से उसको नर्वस सिस्टम बना ले और वहां से पूरे ईरान को कंट्रोल कर ले। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे तो ईरान की तरफ से लड़ने वाले भी बहुत सारे लोग आएंगे। अगर ऐसा होगा तो ये क्या ये सिचुएशन आने वाले दिनों में और ज्यादा व्यापक होने वाली है खतरे के हिसाब से। 18 टेक कंपनियां, जब टेक कंपनियां मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े नाम इनमें शामिल हैं, वो 18 टेक बड़ी कंपनियां हैं जो यहां पर काम कर रही हैं। और इसमें कौन कौन से नाम है देख लीजिए। एप्पल इसमें शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट इसमें शामिल है, गूगल शामिल है, मेटा, टेस्ला, जीई, बोइंग, एचपी, इंटेल, जेपी मॉर्गन, आईबीएम, डेल, सिस्को, ओरेकल, G42, प्लांटर, एनवीडिया, स्पाइसर सॉल्यूशन। ये इतने बड़े बड़े नाम जो आपने सुने हैं, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इनको हमेशा, अच्छा इनको भी लगा और मिडिल ईस्ट को भी लगता रहा कि हम सबसे सुरक्षित जगहों में से एक हैं, हम सबसे सिक्योर और सबसे कंफर्टेबली लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने वाली जगहों में से एक है। इन कंपनियों को भी ये लगा अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जाहिर है ऐसे चिंग्स नहीं आ सकते कि हमको निशाना बनाया जा सके, ये इन कंपनियों को लगा। और अब अमेरिका ये कहने के लिए बाध्य है कि ना, इतना आसान नहीं है इन कंपनियों को निशाना बनाना। उधर ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि खाली करो, वरना वहां जब हमले करेंगे और जो जाने जाएंगे उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। ये कितने खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा है। ईरान ने ये कहा है तो कर भी देगा, करेगा ही, या फिर अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, उसके लिए करने के लिए, वैसे बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए इतने एवेन्यूज हैं कि शायद इन जगहों पर वो हमला नहीं बोले। क्या होगा? क्या यहां पर काम करना बंद कर देंगे लोग, इसको वाकई इवैक्यूएट करा दिया जाएगा, या अमेरिका इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए इनको 100% सिक्योरिटी देगा और उसमें कामयाब भी होगा? क्या होगा? पीके श्रीवास्तव सर। इसमें एक बात मैं रियलिटी चेक कर दूं यहां पर कि जहां उनका अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम था उसको ईरान ने ऑलरेडी ध्वस्त कर दिया है, थर्ड रेडार को भी ध्वस्त कर दिया है, तो वहां आइज इन द स्काई की कमी है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने अब तक कहा कि जब उन्होंने हमला किया उसके गैस फील्ड पे, तो उन्होंने उसके गैस फील्ड पे हमला किया। तो ये 10 कंपनी को जो वार्निंग गई है, ये लेबनान टाइप वार्निंग है, जैसे इजराइल देता था खाली करो हम हमला करेंगे, उसी टाइप की वार्निंग अब दी गई है। और ये कंपनियां, इनके अंदर सिविलियंस काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपार्टिएट्स, वो वहां से जरूर निकल जाएंगे, कंपनी को काम बंद हो जाएगा। और एक बात और दिनेश, आपने बहुत बड़ा प्रश्न रेज किया, ये वहां का आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, ये सारी कंपनियां। अगर ये कंपनियां टूटती हैं तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वहां का, उसको अब वो समझ में नहीं आएगा। तो क्या सर ये बड़े नाम जो हैं आने वाले दिनों में बिजनेस डाइवर्जन के हिसाब से हांगकांग, सिंगापुर एक बार फिर से हॉट होने वाले हैं? क्या ऐसा होने वाला है क्या, या अभी वो वक्त आने में टाइम है? ये भी आपसे ये समझूंगा कि क्या वो समय अभी आएगा, आते आते आएगा, या आने वाला है? 18 टेक कंपनियों को अल्टीमेटम दिया गया है ईरान के टारगेट पर। ये जो है, ये जो कंपनियां हैं, इससे ट्रंप को भारी टेंशन हो गई है। अब ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इसको डिफेंड करें। क्या वो डिफेंड कर ले जाएंगे? जैसा पीके श्रीवास्तव सर बता रहे हैं कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स, अवैक्स, ये तमाम चीजें जो पहले से समझकर उसके लिए तैयारी कर सकती हो, तो सब खत्म है। अगर ऐसा खत्म है मिडिल ईस्ट में, पहले ही आप परेशान हैं, तो फिर इनको आप कैसे सिक्योर कर पाएंगे? ईरान के टारगेट पर 18 अमेरिकी टेक कंपनियां हैं। ट्रंप को टेंशन यह है कि खतरे में $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको आप कन्वर्ट करिएगा, $250 बिलियन रुपयों में कन्वर्ट करके देखिएगा, आपको ये अंदाजा लग जाएगा कितना हैवी इन्वेस्टमेंट है 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को। और अगर ईरान के पास इस समय आप जानते हैं
केवल सबसे बड़ा उसके लिए जो लूज करने का सारे डर उसके खत्म हो गए हैं, सारे लीडरशिप उसकी एलिमिनेट कर दी गई है, उसके लिए तो अब देयर इज नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत सारा स्टेज पर लगा हुआ है। ऐसे में जरा ये देखिए ईरानी सेना प्रमुख का सनसनीखेज बयान। यूएस आर्मी जवानों का परिवार उनकी खबर ले, जिनके परिजन अरब में तैनात उन्हें फोन करें। यूएस सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपा रहा है ईरान ने कहा अमेरिका अपनी चोट को कम दिखाने के लिए अपने शहीदों के बारे में भी उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। उनकी जान कितने लोगों की चली गई है बता नहीं रहा है। अमेरिकियों से यह आग्रह किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि आपके जो लोग मिडिल ईस्ट में इन तमाम जगहों पर डिप्लॉयड हैं उनको फोन कीजिए, खोज खबर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर घायलों को तो इलाज के लिए भी जर्मनी भेज दिया जा रहा है। ऐसे में आपका कोई जीवित है नहीं है, अमेरिका छुपा रहा है, पता कीजिए। ये जाहिर है ये बहुत बड़ा माइंड गेम भी है, और ये अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में जबरदस्त पैनिक हो जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका जहां एक बॉडी बैग भेजे जाने पर पूरे देश में उबाल हो जाता है, वो इन चीजों को साइलेंटली नहीं लेने वाले हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर राजन के पास चलिए। प्रोफेसर राजन, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, ये इसके रिपरकशंस अमेरिका की जनता के हिसाब से करें तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉडी बैग्स है वो बहुत बड़ा इशू है कि अगर उनके सैनिक मरते हैं, और जैसा कि रिपोर्ट्स आप जानते हैं कि 13 सैनिक मारे जा चुके हैं और लगभग 300 से भी ज़्यादा घायल है, और उनका इलाज जैसे आपने बताया कि जर्मनी और कई जगहों पर चल रहा है। तो वैसे में अगर सबसे बड़ी जो सबसे दिक्कत है अमेरिका को, जिसके कारण वो ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजना चाह रहे थे, बस यही डर है कि अगर वहाँ पे खर्ग आइलैंड पे भेजते भी हैं तो वो अमेरिकन जो ईरान के मिसाइल आएंगे उससे अपने आप को अमेरिकन सैनिक नहीं बचा पाएंगे, और ईरान के लिए हमला करना बहुत आसान है क्योंकि नज़दीक का इलाका है। अच्छा सर, ये है क्या अमेरिका क्या वाकई छिपा रहा होगा? इस समय जो हताहतों की संख्या अमेरिकी साइड में होगी, क्या उसको अमेरिका छिपा रहा होगा? क्योंकि सामान्य अनुभव तो यही कहता है, कॉमन सेंस तो ये कहता है कि देखिए नुकसान को कम करके ही बताया जाता है किसी भी तरफ से, ताकि दुश्मन के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा सके। लेकिन अमेरिका जैसा सुपर पावर और सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल कंट्री क्या ये बातें छिपा भी रहा होगा? देखिए, ये जो लीक आउट भी हुआ था, सबसे पहला जो रिपोर्ट किया गया था दिनेश की 13 लोगों की जो मौत हुई है सैनिकों की, यह भी वहाँ की सरकार ने नहीं की थी। वहाँ के जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इत्यादि, न्यूयॉर्क टाइम्स इत्यादि ने उनको रिवील करना शुरू कर दिया था। तो ये लंबे समय तक तो नहीं छुपा सकते, क्योंकि अमेरिका की जो प्रजातंत्र है वहाँ पे लंबे समय तक छुपाना, लेकिन कुछ समय तक उसको छुपा के जरूर रख। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक अमेरिका छुपा तो नहीं पाएगा, लेकिन इस समय ईरान की इन बातों का बहुत बड़ा असर होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका तो अपने मारे गए लोगों के बारे में आपको बता भी नहीं रहा है, मतलब अपने घर में इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है। ऐसे में आप लोग फोन कीजिए, पता कीजिए जो आपके लोग वहां डिप्लॉयड हैं वो कैसे हैं, किस हाल में है। और जंग के बीच ट्रंप का देश के नाम संबोधन, भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे ट्रंप का संबोधन होने वाला है। ईरान जंग पर वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। ग्राउंड अटैक को लेकर कोई बड़ा ऐलान संभव है, लेकिन मुझे ये लगता है जनरल सिन्हा कि अगर ग्राउंड अटैक को लेकर कुछ सोचा भी गया होगा तो उसके बहुत एक्सप्लिसिट इंडिकेशन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा करना तो जाहिर है एक तरीके से और मौका देना है ईरान को सावधान होकर अपने काम करने के लिए। एब्सोल्युटली सही कहते हैं। मिलिट्री सेंस कहता है कि सरप्राइज एंड डिसेप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। देखिए, वहां पर वो मीटिंग कर रहे थे, उनकी बातचीत चल रही थी, इसी बीच में उन्होंने स्ट्राइक कर दिया 28 तारीख को। तो एक सरप्राइज एंड डिसेप्शन का ये था। और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं वो ग्राउंड का कि हम ग्राउंड में ऐसे कर दें, यदि वो कहते हैं तो नहीं करेंगे। वो हो सकता है वो डराने के लिए एक प्रेशर डालने के लिए कह देंगे कि हम ये, वो कहते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, लार्क ले लेंगे, खर्ग ले लेंगे, क्वेन ले लेंगे, बंदर अब्बास में घुस जाएंगे। देखिए, मगर वहां ग्रेविटी तो हो रहा है। तो आपके मुताबिक जनरल सिन्हा, एक बात जो आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि ट्रंप की बात में आप देख लीजिएगा, इस बात का उल्लेख होगा ईरान में कभी भी यूएस का ग्राउंड ऑपरेशन संभव है, यह समझा जा रहा है, इसके इशारे मिल रहे हैं। 12 अमेरिकी विमान ब्रिटिश बेस पर उतरे हैं। RAF लैकनहीथ एयर बेस पर उतरे विमान, A-10C थंडरबोल्ट फाइटर जेट विमान यहां उतरे। ग्राउंड ऑपरेशन में A-10 की बड़ी अहम भूमिका है ऐसा माना जा रहा है, और इसी वजह से अब जो गतिविधियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, अब जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन तो होगा। कई बार आप बहुत सारी चीजें जो एकदम असल लगती हैं और लगता है ये इमिनेंट है, वो इसलिए भी करते हैं ताकि दुश्मन को ये लगने लगे कि अब ऐसा होने वाला है, और कई बार आप जब करने की नीयत रखते हैं तब ऐसा करते हैं। इस समय क्यों किया जा रहा है ऐसा, इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं।
अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। जरा ये खबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका जब बढ़ गई है तो मिडिल ईस्ट में यूएस ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां तैनात कर दिया गया है। पनडुब्बी भी तैनात कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर और ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स हो सकते हैं। अब जरा ये देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 स्ट्राइकर ग्रुप यहां पर तैनात किए गए हैं। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि आखिरकार ये लगता है कि होकर रहेगा। यहां पर 12 घंटे बाद ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन ऐसा लगता है कि शुरू हो सकता है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन यहां तैनात की जा चुकी है, मिडिल ईस्ट में तैनात है। हमने आपको बताया था कि कैसे पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। यूएसएस त्रिपोली 2500 नौसैनिकों के साथ यहां तैनात है। जापान और कैलिफोर्निया से भी अतिरिक्त मरीन यूनिट्स यहां पर भेजी गई हैं। मिडिल ईस्ट में अब तक 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा था ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 15 अलग अलग रास्ते हैं, 15 डिफरेंट रूट्स। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, लंबे जमीनी युद्ध की तैयारी में है पेंटागन। वॉशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है कि अब इसको बहुत लंबा मानते हुए एक लंबे कैंपेन के लिए तैयार किया जा रहा है अमेरिका में खुद को। और अब जरा ये देखिए, मिडिल ईस्ट के रास्ते में एक और अमेरिकी युद्धपोत है, वो भी पहुंच रहा है यहां। यूएसएस जॉर्ज बुश जा रहा है मिडिल ईस्ट। परमाणु संचालित वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश और युद्धपोत के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसमें मौजूद हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के 3 युद्धपोत मौजूद हैं। अब अगर ऐसा है और यहां पर तैनाती और ज्यादा बढ़ती जा रही है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि लंबी जमीनी युद्ध के लिए खुद को अमेरिका तैयार कर रहा है, तो क्या ये सब इशारे, ये साइकोलॉजिकल, ये प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है या अब तो ग्राउंड कंपोनेंट इनएविटेबल है? अब जरा ये भी देखिए, खर्ग पर कब्जे का प्लान है ऐसा समझा जा रहा है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं खर्ग आइलैंड के इंपॉर्टेंस के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। यहां पर जो इससे जुड़ा हुआ आज का महत्वपूर्ण पक्ष जो आपको जानना चाहिए, यूएस नौसेना के स्पेशल यूनिट्स यहां तैनात होंगी। F-35B वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर जेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। इनका मुख्य काम ही द्वीप या तटीय इलाके पर कब्जा करना होता है। पेंटागन की लिस्ट में हाई प्रायोरिटी टारगेट खर्ग द्वीप है। ट्रंप ने खुद कहा था खर्ग पर हो सकता है हम कब्जा कर लें। पीट हेग्सेथ ने इशारों में कहा आने वाले दिन निर्णायक होंगे। और आपको यह भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जगह को लेकर, खर्ग को लेकर अपने इरादे 1997 से जाहिर करते रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। और ऐसे में अशोक सज्जन, हाँ सर, वो महत्वपूर्ण बात जो आपको लगता है उनके संबोधन में होकर रहेगी। यही बात मैं जनरल सिन्हा से जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि अभी शायद अशोक सज्जन सर से मेरी बात नहीं हो सकती। जनरल सिन्हा। दिनेश जी, जो खर्ग के ऊपर में जो आपने बात किया, बहुत सही बताया कि 1997 से और 2004 आज के बाद में आबादान वहां पर जो उनका एक ऑयल का मेन अड्डा है, और खर्ग तो आपने बता ही दिया कि क्या है, तो एक ट्रांजिट पॉइंट है, 90% आता है। हाँ। खर्ग के ऊपर में यदि 6/3 का ही है ये, हाँ। तो ये ले सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि मान लीजिए ले लिया, उन्होंने पूरा डिप्लॉय कर दिया एयरबोर्न फोर्स, एक्सपेडिशनरी फोर्स, मगर रिटेलिएट यदि ये करता है, यदि इन जितने भी आपके पर्शियन गल्फ के देश हैं, बहरीन या कतर, वहां पर वो ड्रोन मार मार के इनको खराब कर रहा है, तो इसको नहीं मारेगा? उसका जगह क्यों ना हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात। और आपकी इस बात पर पीके श्रीवास्तव सर को जोड़ना चाहते हैं सर, लेकिन पहले ईरान युद्ध पर ट्रंप की भतीजी की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। अब देखिए, घर वाले भी कहने लगे हैं, ये बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे रामचरितमानस में हम देखते हैं कि लंकेश को बहुत समझाया गया था। यहां पर देखिए अब क्या कह रही है उनकी भतीजी, ट्रंप की भतीजी मैरी एल ट्रंप का बयान, ट्रंप ईरान में नहीं, यूएस में सत्ता परिवर्तन देखेंगे। वो जो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो खुद अपने घर में रिजीम चेंज होता हुआ देखेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खतरे में आएगी, ये खुद ट्रंप की भतीजी कह रही हैं। मैरी एल ट्रंप ने नो किंग्स का नारा दिया। नो किंग्स को लेकर कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ, और उसमें उनकी खुद की भतीजी का भी शामिल हो जाना, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। अगली खबर देखिए, ईरानी ऊर्जा प्लांट पर हमला कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप की डेडलाइन होने वाली है खत्म, और अब एनर्जी इंस्टॉलेशंस अगर निशाना बनाए जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि इससे कितने तरह के, कितने बड़े खतरे होंगे। अब जरा ये भी देखिए, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ऊर्जा ठिकानों पर टारगेट करने का ऐलान भी कर सकते हैं, ऐसा समझा जा रहा है। मैंने आपको बताया सुबह 6:30 बजे, कल ये भारतीय समय के मुताबिक इतने बजे वो संबोधन करेंगे। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का समय दिया था। 6 अप्रैल को ट्रंप की डेडलाइन पूरी हो रही है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले से दबाव बनाना चाहते हैं ट्रंप। जंग पर ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर का बयान, ईरान युद्ध हमारी लड़ाई नहीं है, ब्रिटेन ने कहा। ईरान युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे, ब्रिटेन ने कहा। युद्ध में शामिल होना हमारे हित में नहीं है, ब्रिटेन ने कहा। ईयू के साथ सहयोग मजबूत करेंगे, ब्रिटेन ने कहा। ब्रिटेन का हित हमारे लिए सर्वोपरि, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, ब्रिटिश पीएम का कहना। हालांकि दोनों के बीच में लंबी तू मैमे की श्रृंखला डोनाल्ड ट्रंप और कीर स्टारमर के बीच में चली आ रही है। इसका कल्मिनेशन क्या होगा देखने वाली बात है। क्या नेटो से बाहर आ सकता है अमेरिका? क्या जिस तरीके की तलखी दिखाई दे रही है, आने वाले दिनों में नेटो से बाहर आ जाएगा क्या?
नेटो से बाहर आने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा नेटो सिर्फ एक कागजी शेर है, यहां तक कि नेटो कंट्रीज को कायर तक बता दिया था। ब्रिटेन के पास तो अपनी नेवी भी नहीं है। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग में शामिल नहीं हुआ नेटो। ट्रंप को इस बात का बड़ा मलाल है। और ईरान वॉर में यूएई की एंट्री, अगली खबर देखिए, ईरान वॉर में यूएई की एंट्री, होर्मुज में सेना भेजेगा यूएई। नेक्स्ट दिखाइए, आप खुद यूएई शामिल होने वाला है होर्मुज खुलवाने के लिए। अब लगने लगा है कि अमेरिका के अपने बूते कुछ नहीं होगा, अब हमको इसमें शामिल होना पड़ेगा। अब अमेरिकी सिक्योरिटी से काम नहीं चलने वाला। बहुत जल्दी से देखिए ईरान जंग में क्या यूएई उतरेगा? होर्मुज खुलवाने के लिए सेना भेजने का ऐलान किया जा रहा है। तो क्या यूएई यहां पर होर्मुज खिलवाने के लिए, ये जो जगह है, अब तो बहुत अच्छे से आप इसको पहचानने लगे होंगे, ये आपको दिखाई दे रही है फारस की खाड़ी, ये जगह जो स्ट्रेट कहलाती है, एरिया ओमान की खाड़ी दिखाई दे रही है। क्या इसको खुलवाने के लिए अब जंग में खुद यूएई उतरेगा? होर्मुज में यूएस को माइन साफ करने के साथ सैन्य मदद देगा। क्या यूएई का इसमें शामिल होना एक अभी लगता है संभव है? दूसरा, इसका हासिल क्या वो होगा जो वर्ल्ड ओवर और खुद यूएई वाले चाह रहे हैं कि हमारा धंधा कम से कम प्रभावित ना हो? पीके श्रीवास्तव सर, 30 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं आपसे पहले एक डाइवर्जन ले लूं अगर आप परमिशन दें। सर, ये ईरान की बहुत बड़ी चाल थी। उन्होंने कहा आप फोन करके देखिए कि आपके लोग सही सलामत हैं कि नहीं, क्योंकि इस वक्त रेडियो साइलेंस होगा। अगर वो फोन करते हैं तो उनको लोकेशन पता चलेगी, जो सीक्रेट लोकेशन पीट हेग्सेथ ने कहा था। और फोन नहीं करते हैं तो मन में शंका होगी जिंदा है कि नहीं दिए। इसमें इस आवाज देने में ईरान का दोनों तरफ से फायदा है। पहली बात तो ये, जो आपने इसको खुलवाने की यूएई की बात की है, तो यूएई ने एक शर्त भी लगाई है कि हम यूएनएससी में जाएंगे, वहां से परमिशन लेके आएंगे, तब करेंगे, हम साथ देंगे आपका। यूएनएससी में कौन बैठा है? चाइना बैठा है, रशिया बैठा है, परमिशन मिलेगी नहीं। तो ये एक तरह की धमकी है जो खोखली है, वो जाना नहीं चाहते। और अगर देखिए खाड़ी देशों में किसी के पास अगर सेना नाम पर कुछ है तो सऊदी अरेबिया के पास। ट्रंप के एड्रेस के पहले ये खबरें भी आने लगी हैं, होर्मुज खुलने के बाद सीज फायर पर सोचेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। और ट्रंप का कहना यह है कि पेजेश्कियान जो है वो फोन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर हम करना चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सीज फायर की अपील की, ट्रंप ये बात कह रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सीज फायर की अपील की युद्ध के बीच में। ट्रंप का यह बड़ा दावा कि सीज फायर के लिए ईरान की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है, अब ये फ्लूक है, ये एक तरीके से ये ब्लफ है, या इसमें सच्चाई है, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। ये है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई बात। ईरान न्यू रिजीम प्रेसिडेंट, मच लेस radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We'll consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Ages. President DJT. Thanks for your kind attention. इसमें आज नहीं लिखा हुआ for a change, लेकिन यहां पर ये बहुत बड़ी बात है। ये कहा जा रहा है कि हमको अप्रोच किया जा रहा है ईरान के नए प्रेसिडेंट की तरफ से, हमको जिस तरीके की यहां पर बुद्धिमानी के साथ अप्रोच किया जा रहा है, वो अपने पहले के लोगों के मुकाबले ऐसा लग रहा है, कुर्सी में उनके पहले जो बैठे हुए थे, कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। और आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के संदर्भ में जैसे ही वो खुल जाता है, हम आने वाले समय में इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। उनकी तरफ से सीज फायर को लेकर हमें अप्रोच किया जा रहा है। ये देखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई है, और ये तब कहा गया है, जैसा मैंने आपको बताया, कि डोनाल्ड जे ट्रंप अब लोगों को एड्रेस करने वाले हैं और इसके लिए बहुत कम समय बचा है। क्या इन तमाम चीजों को भी वो कंसिडरेशन मिलेंगे? और ये जैसा डोनाल्ड जे ट्रंप को जानने वाले लोग जानते हैं कि बहुत सारी बातें उनकी मनगढ़ंत होती हैं, वैसा ही है, या वाकई ईरान की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है?